हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज से हम द ट्रिब्यून का एनालिसिस करेंगे जो आपके हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिमाचल के कोई भी एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल अलाइड देते हैं, एचएस देते हैं या कोई भी छोटे एग्ज़ाम देते हैं, सब इंस्पेक्टर हो गया, तो सबके लिए ये एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही हम जो गिरिराज न्यूज़पेपर है उसका भी एनालिसिस करेंगे। इसका एनालिसिस हम 1 अप्रैल 2020 से करेंगे। शुरुआत यहाँ से करेंगे क्योंकि ये वीकली आता है, तो साथ साथ में ये भी कवर होता जाएगा। और आपके एग्ज़ाम जब आएंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा मेजर एग्ज़ाम नहीं है आपका, जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरी देखें, लास्ट तक देखें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की जो घंटी है वहाँ पर उसको भी बजा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जब नई वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द ट्रिब्यून की हेडिंग की शुरुआत यहीं से है कि चाइना टू रिटर्न ऑन फिंगर 8। अब फिंगर 8 ये क्या चीज़ है? राजनाथ जी ने कहा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, कि चाइना जो है वो फिंगर 8 पर वापस चले गया है। तो ये फिंगर 8 क्या है और इंडिया का जो बेस है वो कहाँ है? फिंगर 3 पर। तो इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिंगर 8 और व्हाट इज़ फिंगर 8, फिंगर 3। तो कुछ इस तरह से इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर टेंशन है बहुत ही ज़्यादा रहती है, और इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ बॉर्डर है। कन्फ्लिक्ट, मेजर जो कन्फ्लिक्ट होते हैं चाइना के साथ वो कहाँ पर होते हैं? ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। जब इंडो चाइना वॉर हुई थी तब वो मेजरली यहाँ पर हुई थी, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाले रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में। 3 सेक्टर है, वेस्टर्न, मिडल एंड ईस्टर्न सेक्टर। आपको ये वाटर भी याद रखना है कितने किलोमीटर है, क्योंकि एग्जाम में ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है। तो जो अभी कन्फ्लिक्ट चला हुआ है वो कहाँ पर है? पेंगोंग तसो में। पेंगोंग तसो क्या है? लेक है। तसो लेक इन तिब्बतन लैंग्वेज, लेक को तिब्बतन भाषा में क्या कहते हैं? तसो। तो जो पेंगोंग लेक का 1/3 पार्ट है वो इंडिया में आता है, और जो 2/3 पार्ट है वो चाइना में आता है। तो कन्फ्लिक्ट यहीं पर अराइज होता है। और जो ये पेंगोंग तसो लेक है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लेक है जहाँ का वाटर बाहर नहीं जाता है। तो जहाँ का यहाँ मतलब से ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यहाँ से कोई रिवर बाहर नहीं जा रही है, जो पानी है वो यहीं पर रह रहा है इस लेक में, नो आउटफ्लो। तो उसको कौन सी लेक कहते हैं? उसे कहते हैं एंडोरिक रेक लेक, ENDORHEIC, एंडोरिक लेक, जहाँ से वाटर का आउटफ्लो नहीं होता है। अब यहाँ से एक तो यहाँ पर ये ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश मीन्स सॉल्ट वाटर, और फ्रेश वाटर का मिलन, BRACKISH। ब्रैकिश वाटर क्या हुआ? फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट वाटर। सॉल्टी तो है ये, लेकिन उतना भी सॉल्टी नहीं है जितना कि ओशंस का वाटर होता है, वो तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। इट इज़ सॉल्टियर देन फ्रेश वाटर बट नॉट एज सॉल्टी एज सी वाटर। सी वाटर जो होता है वो बहुत ही सॉल्टी होता है, लेकिन उतना नहीं है ये। यहाँ पर फ्रेश वाटर भी है। जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से आता है? यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं तो वो यहाँ पर फ्रेश वाटर देते हैं, और उसको जो मिलन कहते हैं उसको क्या कहते हैं? फिर जब ये दोनों में मिल जाता है, सॉल्ट वाटर पर फ्रेश वाटर, तो उसको कहते हैं हम ब्रैकिश वाटर। तो ये क्लियर हो गया इस जो लेक के बारे में है, थोड़ा सा ओवरव्यू सा, क्योंकि ये पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो फिंगर पॉइंट्स हैं वो फिंगर पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी जो बात हो रही है वो कहाँ पर हो रही है कि चाइना यहाँ पर वापस चले गया है इस वाले पे। इंडिया जो कंसीडर करता है कि जो हमारा बॉर्डर है वो यहाँ तक है, जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, इंडिया क्लेम करता है कि भैया हमारा जो बॉर्डर है वो यहाँ तक है, लेकिन चाइना का कुछ और मानना है।
चाइना का मानना ये है कि हमारा जो बॉर्डर है वो यहाँ तक है। चुनचुल वैली भी आपको यहीं पर मिल जाएगी जहाँ पर वो लड़ाई लड़ी गई थी, कारगिल लड़ाई। तो यहाँ पर इस पे ध्यान मत दीजिए अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस पे ध्यान दीजिए। तो इंडिया कहाँ पर है अभी प्रेजेंटली, जो राजनाथ सिंह ने जी का कहा, थर्ड, फिंगर पॉइंट थर्ड को। और चाइना कहाँ पर वापस चले गया, 8 पर। तो ये है भारत का मानना एक तरफ, दूसरा चाइना का मानना कि यहाँ पर हमारा भैया बॉर्डर हमारा यहाँ तक शेयर होता है। तो दूसरे पर आते हैं अब। फिंगर पॉइंट का आपको पता लग गया, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि ये क्या चीज़ थी फिंगर पॉइंट का। कार रैलीज बैन इन स्पीति सेंचुरी एरिया इन विंटर्स। वहाँ पर क्यों ये कार रैली बैन की गई स्पीति एरिया में? क्योंकि वहाँ पर कौन सी है, कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कब एस्टेब्लिश की गई थी, 1992 में। वन ऑफ द स्पेशल टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट इन हिमाचल प्रदेश। अब जो टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज होती हैं वो यहाँ पर कार रैलीज ऑर्गेनाइज करती हैं ताकि वो टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खींच सके वहाँ पर आने के लिए। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जो भी वहाँ पर जीव जंतु हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं वहाँ पर। कैसे? अब क्या होता है कि जब बर्फ़ पड़ जाती है तो वो जो जानवर ऊपरी एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर तो बर्फ़ पड़ जाती है, वो निचले एरिया में आ जाते हैं। लेकिन निचले एरिया में क्या होता है, यहाँ पर कार रैलीज चली हुई हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर, वो यहाँ से या तो माइग्रेट कर जाएंगे या तो लुप्त हो जाएंगे उस वाले एरिया से। इसलिए वहाँ पर जो कार रैलीज हैं वो बैन की गई हैं। इतना आपने याद रखना है। और दूसरा जो चीज़ आपने याद रखनी है इसके बारे में, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, इट इज़ लोकेटेड ऑन द स्पीति रिवर, ऑन द बैंक ऑफ किसके, स्पीति रिवर। और जो स्पीति है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलज की। और ये कहाँ पर मिलती है, सतलुज से खाब। ये भी आपको याद रखना है। और दूसरी जो है, इट इज़ द ओनली कोल्ड डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्प्रेड ओवर 1400 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर जो अलग अलग स्पीशीज मिलती हैं वो भी आप याद रख सकते हैं, आइवेक्स, स्नो लेपर्ड, ब्लू शिप, डिफरेंट स्पीशीज जो यहीं पर मिलती हैं। तो ये आपने याद रखना है पॉइंट कि इंडियाज ओनली कोल्ड डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, दैट इज किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर आपको ये काम आए तो मैं इस पर ज़्यादा काम करूँगा। अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो इसमें कुछ और ऐड करता जाऊँगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर आप मैप में भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आप जब भी आप कोई चीज़ न्यूज़पेपर में देखते हैं तो उसको आप मैप में ज़रूर देखिएगा कि कहाँ पर कौन सा, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो किब्बर विलेज भी है यहाँ पर, और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, की मोनेस्ट्री साथ में ही है, ठीक है। और यहाँ से स्पीति रिवर जा रही है नीचे को, ये वाली है स्पीति रिवर। और यहाँ पर ये नीचे किन्नौर में, खाब में, सतलुज के पास, सतलुज में मिल जाती है। ये आपको इससे याद रखना है। और इस मैप से आप कुछ और चीज़ें भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आप जब को मैप को बार बार देखेंगे तो आपको आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में बैठ जाएगी, लोकेशंस आपके माइंड में बैठ जाएगी। केलोंग आपके माइंड में बैठ गया कि भैया यहाँ पर है केलोंग, त्रिलोकीनाथ, उदयपुर, जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, बारालाचा, सरचू पास, ऐसे ऐसे लोकेशन आप साथ में याद रख सकते हैं जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं। 75 करोड़ लीज्ड फॉर HP शिवा प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जो शिवा प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है, इरिगेशन, सिंचाई से। और इसके लिए जो लोन है वो कौन दे रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश, एक तो आपको HP शिवा, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि क्या है, हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। ये यहाँ पर डेफिनेशन है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं। हिमाचल प्रदेश
सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। इसके लिए पूरा आपको 1000 करोड़ रुपए अलॉट करेगा कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए आपके लिए काम है कि आप ये बता दीजिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना, कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसके लिए 1000 करोड़ रुपए मिलेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक से बैंक, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि किसकी हेल्प से बन रहा है वो। जो हिमाचल प्रोजेक्ट HP शिवा प्रोजेक्ट है, दिमाग में बिठा लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट। मेंस में लिख सकते हैं आप, प्री में लिख सकते हैं कि कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट चले हुए हैं। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में इरिगेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। तो अराउंड 18% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश वो किसके अंडर आता है? इरिगेशन के। 18% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहां पर क्या की जाती है? इरिगेशन की जाती है। और 82% इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर, सॉरी रेनफॉल के ऊपर। तो 18% किसके ऊपर? इरिगेशन पर डिपेंडेंट है, और 82% किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो मेजर यहां पर इरिगेशन प्रोजेक्ट चले हुए हैं वो है शाह नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट। शाह नहर, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि शाह नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट कब चलाई गई थी? ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये। और दूसरे जो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, चांगर है, बल वैली है, बलद्वारा है, गिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, मेंस के लिए भी रख सकते हैं आप पॉइंट ऑफ व्यू से। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अब। 46 अवॉर्डेड युवा विज्ञान पुरस्कार, ये आपको क्यों याद रखना है? इसमें से आपको एक चीज याद रखनी है, द युवा विज्ञान पुरस्कार स्कीम। द युवा विज्ञान पुरस्कार स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2018। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि कब स्टार्ट की गई हिमाचल में, और जो ये चलाई गई है युवा विज्ञान पुरस्कार, ये क्यों चलाई गई है? स्कीम का मोटिव क्या है, एम क्या है इसका? टू इनकरेज स्टूडेंट टू टेक अप साइंस सब्जेक्ट्स, कि भैया वो साइंस के सब्जेक्ट लें, और देयर बाई मोटिवेटिंग देम टू डू रिसर्च वर्क, रिसर्च पर काम करें वो अपना, और उनको इनकरेज किया जाए कि वो साइंस के सब्जेक्ट्स लें। ये आपको याद रखना है किसके लिए, कब चलाया गया, और इसका जो एम है वो क्या है। इतना ही याद रखना है आपने। नेक्स्ट पे आते हैं, तिब्बतन लोसर सेलिब्रेशंस बिगिन टुडे। तो क्या तारीख है आज? 12 ऑफ फेब 2021। तो आज ये स्टार्ट हो चुका है लोसर फेस्टिवल। ये चलाया क्यों जाता है? नए साल के आने की खुशी में लोसर फेस्टिवल चलाया जाता है तिब्बत में। तो द लोसर फेस्टिवल लास्ट फॉर कितने? 15 डेज विद द मेन सेलिब्रेशन हेल्ड ऑन द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन होता है, और चलता कितने दिन तक है? 15 दिन तक। यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लोसर फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, या उसमें क्या क्या चीजें होती हैं लोसर फेस्टिवल में। तो वहां पर मैनी पॉपुलर डिशेस एंड ड्रिंक्स आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल लाइक छांग। छांग इज एल्कोहल बिवरेज, जो शराब है वहां पर उसको कहते हैं छांग लोकल भाषा में। और दूसरा क्या है? दूसरा है कापसी। कापसी मीन्स केक, जो वहां पर प्रिपेयर किया जाता है। अ फ्यू डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लोसर फेस्टिवल द ओकेजन ऑफ खेपा इज ऑब्जर्व्ड। इसको याद रखना है आपने कि खेपा क्या चीज है। व्हेन स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ए थॉर्नी बुश आर फेस्ड एंड केप्ट ऑन द डोर ऑफ द हाउसेस टू प्रोटेक्ट देम द इविल स्पिरिट्स। हिमाचल में ये बहुत होता है कि वहां पर एक ब्रांच होती है बश की, झाड़ी की,
छोटी सी होती है, वो उसको क्या कहते हैं, दरवाजे के बाहर लगा देते हैं ताकि वो इविल से, भूत प्रेत से उनकी रक्षा करें, या बुरी चीज़ों से उनके घर की या उनके घर वालों की वो प्रोटेक्शन करे। और वहाँ पर क्या कहा जाता है इसको, खेपा, ये आपको याद रखना है, खेपा। और छांग और कापसी। द डेट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ लोसर फेस्टिवल इज डिसाइडेड बाई द लामास अकॉर्डिंग टू द लूनर कैलेंडर। जो उनका अपना कैलेंडर है बुद्धिस्ट का, तो वो डिसाइड कौन करता है कि कब ये फेस्टिवल शुरू होगा, तो लामास के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन इन द लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ये तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि कहाँ पर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, लाहौल एंड स्पीति में। और कितने दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है, 15 दिन। पहले 3 दिन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पर कौन सी डिशेस और ड्रिंक्स जो होते हैं प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट इज छांग एंड कापसे इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ मैंने बताई खेपा की, क्या चीज़ है ये, आप एक झाड़ी है तो उसकी एक छोटी सी ब्रांच उसको अपने दरवाजे के बाहर लगा देंगे ताकि वो एविल स्पिरिट्स से उनके घर की प्रोटेक्शन कर सकें। और इस दिन क्या किया जाता है, पैसे खर्च नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस दिन पैसे खर्च करेंगे तो आप डेप्थ में चले जाएंगे, ऋणी बन जाएंगे दूसरों के, इसलिए वहाँ पर उस दिन खर्च नहीं किया जाता है ज़्यादा। ये बताया गया यहाँ पर, द बिहेवियर इज गाइडेड बाई द बिलीफ दैट इफ दे स्पेंड ऑन द फर्स्ट डे दे विल बी अंडर डेप्थ फॉर द एंटायर ईयर। तो ये आपको याद रखनी है इस चीज़ से। और उस दिन क्लीन अप किया जाता है हाउसेस को। ट्रेडिशनल 3 फूड जो मैंने बता दिया है आप लोगों को, ठीक है, इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट वन इज स्नो फेस्ट टू ब्रिंग लाहौल ऑन ग्लोबल मैप। मिनिस्टर कौन से मिनिस्टर, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर रामलाल मारकंडा। ये भी आपको याद रखना है कि मिनिस्टर कौन है। और कहाँ पर, गोंधला, इसके बारे में भी हम देखेंगे। गोंधला फोर्ट है एक, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या चलाया गया, एक स्नो फेस्ट इन द लाहौल स्पीति। जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं वो क्या बनाते हैं, स्नो से अपनी अपनी नई नई चीज़ें बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अपने आर्ट को दिखाने के लिए स्नो फेस्ट यहाँ पर बताया गया है लाहौल स्पीति में, कि ये जो ग्लोबल जितने भी यहाँ के टूरिस्ट आएंगे तो वो उनको अट्रैक्ट करेगा यहाँ के लिए, ठीक है। टू शोकेस द नेटिव कल्चर एंड प्रमोट national and international tourism in Lahaul and Spiti region, Snow Festival has been organized by the authorities. The festival will make aware outsider about the culture diversity of the region and hone local talent. जितने भी टैलेंट है यहाँ का लोकल, उसको ये इनकरेज करेगा और बाहर के जितने भी टूरिस्ट हैं उनको यहाँ आने के लिए विवश कर देगा। तो यही आपको जब टूरिज्म पॉलिसी है उसमें आप ये लिख सकते हैं, जब टूरिस्ट के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा मेंस में, तभी आप ये मेंशन कर सकते हैं। टूरिस्ट पॉलिसी के बारे में भी हम देखेंगे आज, जब हम गिरिराज न्यूज़पेपर के बारे में देखेंगे, जो मैंने बताया कि 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट करेंगे हम, उसमें मैं आपको बता दूंगा टूरिज्म पॉलिसी के बारे में भी, क्योंकि वहाँ पर भी एक आर्टिकल दिया गया है टूरिज्म के बारे में, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह के कुछ बनाते हैं वो। और मैं बता रहा था कि आपको गोंधला फोर्ट के बारे में बता देता हूँ, जो अभी यहाँ पर आया गोंधला, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये गोंधला यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, ये केलोंग के साथ ये, और कौन सी रिवर जा रही है यहाँ से, चंद्रा रिवर जा रही है, चंद्रा रिवर जा रही है यहाँ से गोंधला में। और यहाँ पर कौन सा एक फोर्ट जो फेमस है, दैट इज गोंधला फोर्ट। और लाहौल का ये एकमात्र फोर्ट है गोंधला फोर्ट, एंड बिल्ड बाई किसके द्वारा, राजा राम सिंह ऑफ कुल्लू। कब बनाया गया, 1700 AD में। इसको याद रखें। और किसके द्वारा, लकड़ी से बनाया गया है, इन द टावर टाइप आर्किटेक्चर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द चंद्रा रिवर अक्रॉस द वैली। ये देखिए एक टावर की तरह बना हुआ है ऊपर को। अब तो इसका जो पुराना हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि गोंधला फोर्ट है कहाँ पर है, लोकेशन पता होनी चाहिए आपको, तो आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, टाइम स्पेंड बाई इंडियंस ऑन स्मार्टफोन्स हाईएस्ट ग्लोबली। तो इसको ऐसे ही याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप कभी मेंस में आप लिखेंगे तब ये आपको काम आ जाएगा।
India ranked second in the world in terms of broadband usage on mobile phones after Finland, and the data traffic in the country has increased around 60 times over the last 5 years, which is also highest globally. क्यों भैया? जियो आ गया है, अब जियो के साथ पबजी मिक्स हो गया है, इसके साथ यूट्यूब मिक्स हो गया है, इसके साथ ही पता नहीं क्या क्या, टिकटॉक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो जिसमें कि इंडियंस लगे रहते हैं। आप में से भी होंगे कोई जो एक बार टेलीग्राम हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, उसका यूज़ करते रहते हैं और पता नहीं लगता है टाइम का। तो ये देख सकते हैं आप कि हम हाईएस्ट इंडिया कहाँ तक पहुँच चुका है। चलो, किसी न किसी चीज़ में तो इंडिया फर्स्ट है। चलो, अब इसके बाद हम देखते हैं गिरिराज न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट आया है 1 अप्रैल 2020 को। तो अब गिरिराज न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी नई पर्यटन नीति, न्यू टूरिज्म पॉलिसी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, न्यू टूरिज्म पॉलिसी के बारे में, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। 2019 में आई थी ये, तो विज़न आपको पता होना चाहिए इसका। अगर आप मेंस के लिए लिख रहे हैं तो आपको इसका विज़न पता होना चाहिए कि इसका विज़न क्या है। आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। पोजिशनिंग हिमाचल प्रदेश, POSITIONING, पोजिशनिंग हिमाचल प्रदेश एज अ लीडिंग ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि ये सारे जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज मत कीजिए, थोड़ा अपने बच्चों के लिए भी रख दीजिए। ऐसा नहीं आप सभी का यूज करने लगे और उनका यूज इस तरह से किया कि वो अभी खत्म हो गए, आगे के लिए कुछ बचे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन इतने बड़े पैमाने पर कर दिया, प्रॉब्लम क्या आएगी? पोल्यूशन की प्रॉब्लम आएगी, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आएगी, डिफरेंट प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें जो गाइडिंग प्रिंसिपल है टूरिज्म पॉलिसी में हिमाचल प्रदेश की, फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और दूसरी बात की गई है इंक्लूसिव टूरिज्म। ऐसा ना हो कि एक ही लोग इसमें शामिल हो, इंक्लूसिव सारे लोग उसमें शामिल होने चाहिए, जिसमें से कि ये पॉवर्टी को भी कम करें। जितने भी लोग हैं और उसमें से बेनिफिट फ्रॉम द टूरिस्ट एक्टिविटीज ले सकें वो बेनिफिट्स। और तीसरा है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव it is a concept where the host community consider tourist as a god and provides them with a comfortable and safe environment। तो ये तो भारत का मानना ही है कि अतिथि देवो भव। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ टूरिज्म पॉलिसी 2019। और इसके गोल्स क्या हैं? 4 गोल हैं इसके, वो भी आप साथ में लिख दीजिए, 4 गोल्स। पहला है एस्टेब्लिश हिमाचल प्रदेश टूरिज्म एज एन इंटरनेशनल ब्रांड इन निशे टूरिज्म। उसको क्या बनाना है? इंटरनेशनल टूरिज्म ब्रांड। किस चीज में? निशे टूरिज्म में। निश टूरिज्म क्या हुआ कि किसी एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल आइस स्केटिंग में, उसमें एक ब्रांड बनाना है, पैराग्लाइडिंग हो गया, उसमें एक ब्रांड बनाना है, इस तरीके का। और दूसरा क्या है? पहला गोल तो ये हो गया, इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है उसको। और दूसरा है मेक टूरिज्म सस्टेनेबल विद प्राइम फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सस्टेनेबल होना चाहिए, लेकिन उसका फोकस क्या होना चाहिए? सोशियो डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक।
ऐसा ना हो सिर्फ उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल सेक्टर भी हो, उसमें सारे लोग उसमें शामिल हो, किसी एक व्यक्ति की ग्रोथ ना हो उसमें, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उससे होता रहे। ये दूसरा गोल। थर्ड गोल, इंश्योर द क्वालिटी एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट। क्या करनी है हमने? क्वालिटी एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना आप घटिया क्वालिटी देते हैं उनको, फिर वो कहें कि भैया हम तो अब आएंगे नहीं हिमाचल प्रदेश। तो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज encourage private sector participation in tourism related investment and infrastructure। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ जाएगा, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिलने लग जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर जब आएगा इसमें तो कंपटीशन आएगा, तो जब कंपटीशन आएगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ इवेंचुअली आ जाएगी। ये थे इसके गोल्स 4 है जो आपको याद रखने चाहिए। पहला क्या बताया मैंने कि इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है निश टूरिज्म को। एंड सेकंड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एंड थर्ड वन इज क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एंड फोर्थ वन इज प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इस आर्टिकल में थोड़ा सा ये बताया गया है कि जो इंपॉर्टेंट है आपको, 1854 में अंग्रेजों ने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के साथ ही पर्यटन गतिविधि को एक नई दिशा मिली। प्री में आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा किसी भी छोटे एग्जाम में कि कब अंग्रेजों ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा। और दूसरा आप ये लिख सकते हैं इको टूरिज्म के बारे में कि जो पर्यावरण है यहाँ को क्षति ना मिले, यहाँ पर्यावरण की क्षति को, और पर्यावरण हमारा वैसा के वैसा ही रहे। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के फायदे में स्थानीय समुदायों को लाभ, राजस्व सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन और पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का संरक्षण आदि शामिल है इको टूरिज्म में। और रोजगार के अवसर इसमें हो, ये लिख सकते हैं आप। टूरिज्म क्यों आए भैया यहाँ पर? प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें जैसे चंद्रताल, मणिमहेश, दीपक ताल, गोविंद सागर लेक, और नई नई जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। किसके लिए फेमस है? मंदिर के लिए फेमस है, सिख गुरुद्वारे हैं यहाँ पर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। बौद्ध से रिलेटेड बौद्ध मठ हैं लाहौल एंड स्पीति में आप देखेंगे। तो हिमाचल की नई पर्यटन नीति यदि सही मायने में ईमानदारी से लागू होती है तो निश्चित तौर पर यह दिन दूर नहीं जब दुनिया भर में पर्यटन के लिए मशहूर स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को। और कब ये दिया गया इसको? 7 जुलाई 1992। अब टूरिज्म के बारे में आपके पास यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई। मंदिर के बारे में लिख सकते हैं आप, बौद्ध मठ के बारे में लिख सकते हैं आप, सिख गुरुद्वारे के बारे में लिख सकते हैं आप, टूरिज्म पॉलिसी के बारे में लिख सकते हैं आप, लेक्स के बारे में लिख सकते हैं आप, जो यहाँ पर फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है यहाँ पर, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चन लिखते हैं किसी चीज़ पर आपको पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं कि अब इसकी शुरुआत कहाँ से करें, हमारे पास तो कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे ऐसे दिन ब दिन आपके पास डाटा आता रहेगा, कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो ये यहाँ से एक चीज़ हो गई। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है वो ये वाली चीज़ है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी सामान्य ज्ञान से। पहला इसमें जो बताया गया है दैट इज आर्किटेक्ट टर्न क्या चीज़ है। वैसे तो ये एग्जाम में मुश्किल है पूछना आपको, लेकिन फिर भी जो आर्किटेक्ट टर्न है वो एक चिड़िया है। ये क्या करती है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ से यहाँ ये ट्रेवल करती रहती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, जहां पर सूर्य अधिक चमकता है वहां पर ये चिड़िया जाती रहती है। और इस चक्कर में ये औसतन कितने 90,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। यह 90,000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, और ये लगभग 30 वर्ष तक जीते हैं। और अपने जीवन काल में चिड़िया लगभग कितने 25 लाख किलोमीटर सफर तय करती है तकरीबन। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं। अब
वर्ष 2022 एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC महिला एशिया कप के मेजबान देश का नाम क्या है? तो वो कौन था? भारत। डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ से। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंडी राजघराने के कुल देवता कौन है? पराशर। ई बजट पेश करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश। ओनली टाइम विल टेल किताब के लेखक कौन है? तो वो है जेफरी आर्चर। नोवेलिस्ट है ये, नोवेल लिखते हैं। और एक है टाइम विल टेल, जो गेटी थिएटर में सबसे पहला जो प्ले हुआ था, दैट वाज टाइम विल टेल। ये नहीं था ओनली टाइम विल टेल है, नोवेल है, लेकिन जो टाइम विल टेल है वो उसकी बात कर रहा हूं मैं, टाइम विल टेल। गेटी थिएटर में सबसे पहला जो प्ले लगा था, दैट इज टाइम विल प्ले। अंग्रेजी भाषा का जनक किसे कहते हैं? 6th क्वेश्चन, जेफरी चौसर। संस्कृत भाषा के व्याकरण का जनक किसे कहते हैं? पाणिनि। इजी क्वेश्चन है। तपोवन संदीपनी हिमालयास कहां पर स्थित है? तो यह है धर्मशाला में। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सुखदेव वाटिका सुंदरनगर। चंबा के भरमौर में स्थित शक्ति देवी टेंपल किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्ति देवी टेंपल मेरू वर्मन ने बनाया था ये। और आलू घाटी किसे कहते हैं? लाहौल को। कि यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनका आप एक साथ में लिखते जाइएगा, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो आप लोग हैं इसके नोट्स बनाते रहेंगे प्रॉपरली, तो इनको अलग से लिख दीजिएगा साथ में, तो आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आपको एग्जाम में। आलू घाटी किसे कहते हैं? लाहौल को। और हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? 12th, देवदार। और 13 है, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश बौद्ध किस संप्रदाय के हैं? तो वो है वज्रयान। वज्रयान महायान का ही एक सेक्ट है। बस इसमें होता क्या है कि इसमें जो तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं इसको, तांत्रिक बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के बारे में तो बहुत कुछ बताने के लिए है, अगर बताना पड़े इसके लिए तो, कि ये कहाँ से उदय हुआ, कहाँ इसके कौन से इसके 4 नोबल ट्रुथ थे। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, जो बौद्ध हैं, 563 AD में। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए 563 AD, सॉरी 563 BC। इनकी माता का नाम माया था और जो फादर थे उनका नाम शुद्धोधन था, महामाया और शुद्धोधन। शाक्य क्लैन से ये थे। शाक्य किंगडम और क्षत्रिय क्लैन। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था और फिर इनकी शादी जो हुई थी वो यशोधरा से हुई थी। जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ मैं, यशोधरा से इनकी शादी हुई थी और उनका एक पुत्र हुआ था, उनका नाम था राहुल। और 29 साल की एज में ये अपने घर को छोड़कर चले गए और उनका जो हॉर्स था उसका नाम था कंथक, और जो चलाने वाला था उसका नाम था चन्ना। तो 35 साल की उम्र में इनको इनलाइनमेंट हुई पीपल ट्री के नीचे। तो वहाँ पर इन्होंने फिर उसके बाद इन्होंने जो नामक स्थान था, बोध गया नामक स्थान, फर्स्ट सरमन दिया इन्होंने सारनाथ में नियर वाराणसी। उसको क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। फिर इन्होंने 3 ज्वेल्स, 3 रत्नास दिए, दैट इज बुद्धा धम्मा संघा। बुद्धा का मतलब हुआ द एनलाइटेड वन, धम्मा का मतलब हुआ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, और संघ का मतलब हुआ द मोनेस्टिक ऑर्डर, कि भैया इस संघ से अब चलेंगे आगे, यही ऑर्डर होगा। और 4 नोबल ट्रुथ दिए उन्होंने, तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अब। उसके बाद हीनयान बुद्धिज्म, महायान, थेरवाड़ा, वज्रयान। जो हीनयान है वो उसे कहते हैं लेसर विकल, महायान मीन्स विग विकल। तो इसके बारे में देख लीजिएगा आप, हीनयान महायान बुद्धिज्म के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ से इंपॉर्टेंट भी है, लाइफ चेंजिंग है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये इंपॉर्टेंट था यहाँ से जो मैंने बता दिया है। आप लोग अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तब मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है।
फॉर वॉचिंग, और आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू।